केरल यानी आदि शंकराचार्य की भूमि, केरल यानी हिंदुत्व की भूमि, केरल यानी सनातन की भूमि। लेकिन केरल यानी जिहादियों का मरकज, केरल यानी मिशनरियों का आतंक, केरल यानी हिंदुत्व का लगभग सफाया। 52 या 53% हिंदू बच गए हैं। और हम हिंदुओं में धिम्मी हिंदू कितने होते हैं या किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन उसी केरल से एक खबर आती है। अब ये संयोग है या प्रयोग कि जब से शशि थरूर जी बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, और उसी बीच केरल में पहले भाजपा एक सांसद जीतती है, फिर वो मंत्री बनते हैं, और इस बार केरल में तिरुवनंतपुरम का नगर निकाय चुनाव भाजपा ने जीता। पूरा नगर निगम निकाय का जो चुनाव है वो यूडीएफ यानी कांग्रेस नीत गठबंधन ने जीता है। लेकिन भाजपा की ये विजय बड़ी है, और श्रीलेखा हो सकता है कि मेयर भी बन जाए, जो पहले डीजीपी थी वहां की, उसके बाद वो आई हैं। केरल में श्रीलेखा को वैसा ही दर्जा दिया जाता है जैसा तमिलनाडु में अन्नामलाई को दिया जाता है। 1 मिनट 20 सेकंड तक मैंने ये भूमिका बांधी है, लेकिन आज की भूमिका छोटी रहने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे सम्मानित अतिथि धीरेन्द्र पुंडीर सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यालोक आपको भी और व्यालोक वाणी के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से अभिनंदन। आपने सर को पिछले 2-2.5 दशकों से देखा होगा, विभिन्न चैनलों पर, अलग अलग चैनल्स पर रहते हैं, बड़े शानदार रिपोर्टर माने जाते हैं। कई बार इन्होंने अपने आप को साबित भी किया है। बहुत सारी स्टोरीज हैं इनके खाते में। अभी मैं पूरा परिचय देने लगूंगा तो पता चला कि वीडियो उसी में निकल गया। लेकिन सीधे चलते हैं फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। सर, केरल में क्या हो गया, आगे क्या होने वाला है? क्या आदि शंकर की भूमि के हिंदुओं को अकल आ गई है या कुछ और मामला है? कैसे देखा जाए इस पूरे चुनाव को? देखिए, एक चीज तो ये है कि सनातन को जो सबसे ज्यादा आघात झेलने पड़े, जिस तरह की जमीनों पर जहां सबसे ज्यादा लोगों को कम से कम, चूंकि सनातन की जब भी हम लोग बात करते हैं, दर्शकों को ये समझ लेना चाहिए, ये पार्टियों की विचारधारा से मुक्त है, ये इस राष्ट्र की आत्मा का स्वरूप है, उस पर बात कर रहे हैं। तो पार्टियां कोई भी हो सकती हैं, अपने को उससे कोई मतलब गरज नहीं होती। हमारी है कि राष्ट्र की आत्मा को छीलने का काम जहां सबसे ज्यादा हुआ, उनमें से एक शुरुआती दौर यह है, जबकि उसका इतना खूबसूरत अतीत जिसका जिक्र अभी कर रहे थे व्यालोक, उसके अलावा उसकी एक और भी भूमि है कि यूरोप के पहली बार यूरोपियन शक्ति को कहीं हराया गया था, तो वो त्रावणकोर के राजाओं ने हराया था। मुझे आज भी याद है जब मैं उसके घर में व्यालोक गया, जो त्रावणकोर के महाराजा, उसका इंटरव्यू लेने में गया उनके बेटों का, तो उन्होंने बाकायदा मुझे वो सब उस समय का दौर दिखाया, उस समय की पेंटिंग सब उनके घर मौजूद थी। लेकिन ये बड़ा आश्चर्य है, उसके इतिहास की कोई बात नहीं करता। किसी ने इस बात पर इतिहास में बात नहीं की कि 1 लाख करोड़ रुपए का सोना वहां मिल सकता है एक ही मंदिर में, और वो किसी और का नहीं, ना वो लूटा गया ना कुछ किया गया। जो गजनी टाइप आपके आइडिया वाले, जो हबीब से फिर उसके लौंडा और इरफान हबीब और पूरा वो खानदान जो है, अगला जो भी वो औरस पुत्र है, वो सब उसके, जो ये साबित माफ कीजिएगा, तो जो उनके औरस पुत्र हैं वो सब बताने की कोशिश करते रहे कि कैसे हुआ। आप जानते हैं वो सारा पूरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। खैर, आज हम लोग उसको वापस आते हैं। तो जिस तरह से ये पूरा बदलाव दिखा है, हालांकि इसके साइन आने शुरू हो गए थे 1984 में पहली बार। माफ कीजिए, मुझे लगता है कि घूम के आने के वक्त में ही सर्दी सुबह का। तो खैर, जो जो इस समय के बदलाव आपको दिखाई देंगे, उनकी शुरुआत आप याद कीजिए, पहली बार जब बीजेपी 1980 में फॉर्म होती है, लेकिन 84-85 में वो वहां पहुंचती है, उसको कुछ मिलता नहीं। लेकिन ये 2014 के बाद की जो बीजेपी है, वो हर जगह अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करती है, हर कार्यकर्ताओं के साथ उनकी परेशानियों को उस ग्राउंड पर जाकर समझने की कोशिश करती है। वो दिल्ली से चलती हुई राजनीति नहीं कर रहे थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई सारे, जिनको नॉर्दर्न इंडिया के लोग नहीं जानते हैं, वह लोग, उन लोगों ने वहां सड़क पर मेहनत की है। सुरेंद्रम हो, सुरेश गोपी तो जीत ही गए, उनके बारे में लोग जान गए हैं, लेकिन ओ राजगोपाल है, इन लोगों ने वहां सड़कों पर लड़ा,
सड़कों पर युद्ध किए और एक पैरेलल नैरेटिव खड़ा किया। दरअसल लोगों को ये जानने की जरूरत है कि वहां ये कोशिश की गई थी कि बाइनरी में किसी तीसरे को जिंदा ना रहने दिया जाए, खासतौर से तीसरे का मतलब अगर वो कोई हिंदुत्ववादी बात कर रहा हो, क्योंकि दोनों को फायदा था। कांग्रेस वहां लूट कर तमाम, चूंकि मुस्लिम कट्टरपंथ को, मैं इसलिए एक एक शब्द को जो मैं कहता हूं उसका अपने आप से मैं कारण भी देता हूं, इसलिए मैं कोई शब्द हवा में नहीं उछालता हूं। वहां मुस्लिम लीग की सबसे सॉलिड पार्टी, और जिसकी वजह से मुस्लिम ताकत, जो अतिवाद की ताकत है, उसको कांग्रेस एंजॉय कर रही थी। उसके बाद आप ये देखिए, ये क्रिश्चियन मिशनरीज उसके साथ खड़ी थी। तो यानी जो दो अल्पसंख्यक, जो लगभग 16 और 18 और 26%, इन दोनों को अगर आप जोड़ लेते हैं तो ये 42% वोट बैंक उसने अपने आप को कैप्चर किया हुआ था। बचा हुआ जो था 55 से 58%, उसको कम्युनिस्टों ने लिया हुआ था, जो हिंदू वोट बैंक है, जिसको अजवा कम्युनिटी सबसे ज्यादा बड़ी वही कम्युनिटी है जो पीड़ा ओबीसी में आती है। उन लोगों को उन्होंने सुधार आंदोलन के नाम पर अपने साथ जोड़ा, और उसके बाद पूरी तरह से दोनों पार्टियों ने हिंदुत्व को खत्म करने के लिए सनातन को वहां से एक सुनियोजित और सुगठित अभियान चला रखा था। अब ये पार्टी घुस जाती है, मंदिरों पर विवाद शुरू होता है, और मंदिरों की चीजें एक एक बाद एक सामने आने लगती हैं। लोगों को ये बहुत ही मालूम नहीं है कि मंदिर, जिस तरह से सबसे बड़ा मंदिर था जिसमें वो 1 लाख करोड़ का सोना जिसमें मिला, वो जो अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, वो केस भी उसी परिवार के एक 1969 के आईपीएस ने चलाया। तो ये आप जो आपने आईपीएस की कहानी बताई, मैं उसी के साथ इसलिए जोड़ रहा हूं, ये आपकी बातचीत से ही मुझे आया, क्योंकि मैं उन सज्जन से वहां मिला भी था, वहां जब मैं केरल कवर कर रहा था। आप ये सोचिए कि उन लोगों के अंदर ये हौसला इसलिए था क्योंकि उन्होंने पुलिस की इम्यूनिटी को कम से कम एंजॉय कर सकते थे या उसको खड़ा हो सकते थे, वरना वहां बमबाजी, गोलीबारी, हैकिंग करना, आरएसएस के कितने लोगों को वहां मारा गया। ये सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड है जहां सबसे ज्यादा लोग मारे गए आरएसएस के। यहाँ एक ही चीज जोड़ना चाहूंगा दर्शकों श्रोताओं, क्योंकि पुंडीर सर जो है वो बोल के बोलते हैं, तो थोड़े से शब्द अपने पास रख लेते हैं। वामपंथियों की क्रूरता अगर आपको देखनी हो तो केरल जरूर जाएं। हिंसा हिंसा होती है, लेकिन केरल की हिंसा अलग है। पैर काटना, हाथ काट देना, और जितने गोरी डिटेल्स मैं दूंगा आप लोगों का कि सुबह या शाम जब भी आप ये वीडियो देखेंगे वो खराब होगी। मैं बस ये जोड़ना चाहता था कि केरल की हिंसा को अलग से देखें, क्योंकि वो बहुत क्रूरता वाली और कसाई वाली हिंसा होती है। जी जी सर। हाँ, मैं उसी के लिए, मैं दरअसल एक एक चीज हम लोग जल्दी में बताएंगे, इसीलिए मैं, वरना तो आप ये सोच के देखिए कि उस पर कभी चर्चा नहीं हुई। देखो, मैं केरल पे बातें करने का इतना है क्योंकि मैंने तो कवर किया बयालोक शुरू से लेके वहां तक। आप ये सोचिए कि उस चर्चा को यहाँ जो अभिव्यक्ति के नाम पे छाती पीट कर रोने वाले लोग हैं, जो आपके कैंपस में बैठ के, जो निवेदिता मेनन एंड कंपनी ये बताया करती थी कि साहब कश्मीर क्या है, वो कभी ये नहीं बोली कि किस तरह से केरल के गलियों में, गांव में, कस्बों में उन लोगों ने एक खास विचारधारा को काट काट के टुकड़ों में मारा है, उसकी व्याक नहीं आने दी। जहां आईएसआईएस के सबसे ज्यादा भर्ती हुए, जहां सिमी का सबसे बड़ा गढ़ बना, जहां एक प्रोफेसर टीजे जोसेफ को सिर्फ इसलिए हाथ काट दिया गया, उसमें एक बार रोने की आवाज नहीं निकली कैंपस में। वो अपूर्वानंद टाइप जो इन लोगों के लिए, क्या शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा, मुझे सारे शब्दों को, मुझे लगता है जो भी शब्द इनके साथ इस्तेमाल होगा वो शब्द शर्माएगा। ये इतने घटिया लोग हैं। इन लोगों ने कभी नहीं देखा कि एक प्रोफेसर का हाथ काट दिया गया, और उसके आज तक पीएफआई ने उसका हाथ काटा। 2010 में उसकी किताब है, 2024 में उसने बायोग्राफी लिखी, कैसे उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया, कैसे उसका परिवार बर्बाद हुआ उस टीचर का, जबकि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का बड़ा ताकतवर फ्रेम था इसके बावजूद। और यही वो कारण थे स्वामी व्यालोक जी की जब चेंज आने की सुगबुगाहट शुरू हुई, क्योंकि जब तक हिंदू कट रहे थे तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि दोनों पार्टियां, मैंने आपको बताया कि दोनों पार्टियां एक साथ थी हिंदुओं को खत्म करने में, तब तक कोई अविवेश नहीं था, दिक्कत नहीं थी। लेकिन सर ये जो केरल में जिस तरह की बात है, उसमें एक चीज और ध्यान देने की है कि जैसे ही इनके हितों पर टकराव हुआ, वैसे ही ईसाइयों ने खेल पलट दिया। देखिए, लव जिहाद शब्द भी किसी हिंदू का दिया हुआ नहीं है, केरल के मुख्यमंत्री का विधानसभा के पटल में दिया हुआ बयान है।
मैंने थोड़े ना ये शब्द इस्तेमाल किया है सर। जी, मैं उसी को विस्तार दे रहा था कि जी किस सर। तरह से आप ये सोचिए कि वो कहानी कब तक पलट गई। तब तक तो कुछ नहीं हुआ, जब तक आप हिंदुओं को काट रहे हैं, जब तक सनातन पर अटैक कर रहे हैं, जब तक उनके मंदिरों के पैसे को लेकर जिहादियों के पढ़ने का इंतजाम कर रहे हैं, उनकी ताकत बढ़ाने का इंतजाम कर रहे हैं, तब तक कोई नहीं बोल रहा था। होता क्या है कि एक जो लेफ्ट के एक अधिकारी के मतलब बेटी का मतलब लेफ्ट के एक पार्टी के उसको एक मुस्लिम कन्वर्ट करता है और शादी कर लेता है। कोर्ट में इस पर केस जाता है, 90s की लेट 90s की बात है, हालांकि लोगों ने इसको 2004 में सुना होगा। ये कोर्ट में जब पुलिस जांच करती है तो एक अधिकारी इसको करता है कि साहब दिस इज ये एक सुनियोजित आइडिया है, उसकी तरफ से कहा जाता है, मतलब उसकी खबर का इस तरह से अंदाज होता है कि साहब ये एक सुनियोजित लग रहा है। तब कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि क्या ये लव जिहाद की तरह से है। ये एक जिहाद का पार्ट वहां से शुरू होता है। और आप सोचिए, जब हम लोग ये शब्द सुनते थे जिनकी मति पे जो है गंगा जमनी का तेजाब बिखरा हुआ था, उनको लगता था यार ये सही कह रहे हैं, बताइए कोई लव में भी कोई जिहाद होगा, कैसी बातें करते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो किताबें सामने आई, धीरे धीरे उन लोगों को समझ में आया जो मंदिर में जा रहे थे और बाहर निकलते ही सबसे पहली वोट सीपीएम को, सीपीआई को देने जा रहे थे। क्योंकि एक बात और जान लीजिए भैया लोग कि लेफ्ट को सबसे ज्यादा, लेफ्ट का सबसे पहला प्यार है, फर्स्ट क्रश है इस्लाम कट्टरवादिता, जिहादी आतंकवाद। इस लेफ्ट का सबसे पहला फर्स्ट लव है, फर्स्ट क्रश है। और इस्लाम का सबसे पहला चिकन, सबसे पहला बकरा लेफ्ट है। ये इतिहास में दिखाई देता है। इसलिए कोई वो नहीं, वो उसको प्यार करके लाएगा और वो उसको काटेगा। ये इतिहास का कम से कम सबक है। अरब स्प्रिंग से लेके मिस्र से लेके, जिनको हिस्ट्री देखनी होगी वो देख सकते हैं, अफगानिस्तान तक आके ईरान, सब जगह। दरअसल यहां जब ईसाइयों को ये लगने लगा कि ये क्या हो गया, तो उनके इंटेलेक्ट ने बात शुरू की। और धीरे धीरे उस इंटेलेक्ट के साथ जो हिंदू, जो लोग वहां जाके मत्था टेक के जो देख रहे हैं आपके मंदिरों से सोना चोरी हो रहा है, वो देख रहे थे, वो आराम से देख रहे थे, वो पैसे भी चढ़ा रहे थे, वोट बाहर आके क्योंकि कम्युनिस्टों को दे रहे थे। और आप ये समझिए, केरल का गणित जब तक आप नहीं जानते थे तब तक नहीं आता था। लोग नहीं जानते थे कि केरल में सबसे बड़ी ताकत कम्युनिस्टों की हिंदू कम्युनिटी है, सिर्फ हिंदू कम्युनिटी। उनको कोई मुस्लिम वोट नहीं मिलता, कोई भी एलडीएफ को कोई मुस्लिम वोट नहीं मिलता, उनको क्रिश्चियंस कम्युनिटी के सिलेक्टेड वोट मिलते हैं। लेकिन हिंदू वोटों के दम पर राज कर रही कम्युनिस्टों ने हिंदुओं को खत्म किया, एक एक करके पीसेस किया जातियों के हिसाब से, और उसके बाद सत्ता बनाई। जो भगवान परशुराम की जमीन है जिसको आप ये कहते हैं, ये आप किसी से पूछिए, वहां हर आदमी बताएगा कि ये भगवान परशुराम की जमीन है। और वहां परशुराम की जमीन पर आप रावण को बचा रहे हो। आपने वहां 10 मुखों के रावण से ज्यादा खतरनाक रावण पाल रखा है। अरे वो तो फिर भी परंपरा और धर्म का ज्ञान दे सकता था लक्ष्मण को, ये तो हत्यारे हैं जिन लोगों को, उनको आपने रखा हुआ था। तो धीरे धीरे व्यालोक ये एक्सप्रेशन बढ़ने लगे। और मैं ये कहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जिसमें मंदिरों के सोने पर बात हुई, उसने लोगों के अंदर एक क्रिएटिव आप समझो, उनके अंदर क्यूरोसिटी आई कि यार ये कहा गया। फिर उन्होंने धीरे से ध्यान आया जब लोगों ने कहना शुरू किया, जब सबरीमाला पे भगवान अयप्पा पर अटैक हुआ, जब उन्होंने हिंदुओं की परंपरा को उस औरत से तुड़वाया जो, जिसके बारे में कोई शब्द मैं यहां नहीं कहूंगा, क्योंकि फिर मेरी अपनी मर्यादा खंडित होती है उस तरह की, उस पर बोलने के लिए। क्योंकि वो बाद में दिखी कि किस तरह से वो क्रिश्चियन मिशनरी की और उसकी जिहादी औरत थी, वो वॉक जो थी, वो उसने कभी ये नहीं कहा कि मस्जिदों में यहां बराबर किया जाए। वहां शरिया आधारित गांव वहां बना, तो लोगों ने देखा कि ये हो क्या रहा है। उन लोगों की चेतना में जरा सा, अभी भी जरा सा आया, लेकिन धीरे धीरे उनको लगा ये तो कुछ है जो खेल हो रहा है, जिसको हम अपनी आंखों से देख रहे थे। क्योंकि मंदिर का कोई नास्तिक मंदिर के प्रचार प्रसार के लिए कैसे हो सकता है? कम्युनिस्ट पार्टी का हर देवस्वम बोर्ड में अध्यक्ष वही है। तो जब वो है ही नहीं, उसका धर्म पे यकीन नहीं है, वो कैसे एंजॉय कर सकता है? वो कर रहे थे। तो ये चीजें अभी अभी एक और मजे की बात हो गई है कि भाजपा को रोकने के लिए, या भाजपा को, चूंकि ये क्यों रोकना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा को ये मानते हैं कि नेशनलिस्ट है, हिंदुत्ववादी है। अभी एलडीएफ और यूडीएफ के गठबंधन और इसकी बात होने लगी है, एक क्योंकि पलक्कड़ में रोकना है। अच्छा, पलक्कड़ भी बड़ा मजेदार है, आप बताएंगे। पलक्कड़, तिरुवनंतपुरम और मुम्बानम,
मुबानम तो गजब है, इसलिए क्योंकि वहां ईसाइयों ने मिलके और इनको पटकनी दी। थोड़ा सा आप, चूंकि अब समय भी हम लोग अंतिम चरण की ओर हैं बातचीत के, तो थोड़ा सा पलक्कड़ के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए, और थोड़ा सा ओवरऑल कि बाकी चीजों को कैसे देखा जाए और केरल में आगे भविष्य क्या देख रहे हैं जी। देखिए, अभी मुमन्नम जो एक गांव था जहां उन लोगों ने वक्फ की जमीन, जो मछुआरे, क्रिश्चियन मछुआरे बसे हुए थे, क्योंकि केरल को यह भी समझना चाहिए, केरल में दुनिया के हर सेक्ट के ईसाई हैं, क्योंकि दुनिया जानती नहीं कि कितने ईसाइयों के अंदर सेक्ट है। तो वो सब, चाहे सीरियक हो, चाहे वो जैकोबाइट्स हो, चाहे वो आपको केरल में सब मिलेंगे, और वो सबके बाकायदा चर्च अलग अलग होते हैं, और वो अलग अलग तरीके से उनके पादरी पूरी पॉलिटिकल स्थिति को, उनकी सामाजिक स्थिति को कंट्रोल करते हैं। तो वो मुवन्नम में के बाद उनको डर लगा और उन्होंने शुरू किया कि अरे ये तो हमारे घरों में घुस गए। उसके बाद साथ हुआ, दूसरा क्या हुआ, क्योंकि उनका पहले एक पैक्ट था कि हमको सिर्फ हिंदुओं को शिकार बनाना है, दोनों को, मिशनरीज भी और जो मुसलमान कन्वर्जन करने वाले लोग थे, उनका सिर्फ एक पैक्ट था। वो पैक्ट वहां टूटता हुआ दिखाई दिया। दूसरा क्या है कि आप पलाक्कड़ में ये तीसरी बार आ रहा वहां, ये जो है, अब वो धीरे धीरे ये समझने लगे, क्योंकि देखिए वहां पहले से, वहां पिछली बार भी ताकतवर थे, उससे पहले भी ताकत थे वो थे, और जैसे तिरुवनंतपुरम में लगातार वो कोशिश कर रहे थे। पिछली बार 16,000 वोटों से हारे, उससे पहले 15,000 वोटों से हारे लोकसभा। तो वो कंटिन्यू थे। राजीव चंद्रशेखर जब वहां दिखे तो लोगों को लगा कि ये पार्टी गंभीर है, और चूंकि वो मलयाली है तो जवाब दे रहे हैं, उनको जवाब लेने के लिए किसी अमित शाह की जरूरत नहीं है उनको किसी, क्योंकि यही सबसे बड़ा जहर था जो आपने देखा हो बंगाल, यहाँ बिहार में भी भरने की कोशिश की, जिसने कहा कि बिहारी पे गुजराती राज नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, लेकिन उनको पता नहीं था कि हिंदी के लोग इतने। लेकिन केरल में, तमिलनाडु में ये खेल बहुत चला, अब वो खेल समझा जा चुका, और आप ये समझ लीजिए कि इस बार बीजेपी, मैं ये नहीं कह रहा सत्ता में आ रही है, लेकिन बीजेपी बहुत बड़ी ताकत बन के उभर रही है। इस बार बीजेपी 20 से 25% वोट बैंक के बीच में रहेगी, जो कि सत्ता के करीब नहीं जाता है, लेकिन सत्ता में एक जगह बनाता है। तो ये पहली लड़ाई होगी जहां आप इस बार, और वो जल्दी मिलेंगे। भाई पूरे देश में गठबंधन है तो वहां क्यों नहीं होगा? जब वो बंगाल में साथ में मिलकर लड़ चुके तो वहां क्यों नहीं लड़ेंगे? तो वहां भी लड़ेंगे, वहां भी लड़ेंगे और वहां भी हारेंगे। एक चीज और दर्शकों श्रोताओं याद कर लीजिए, बंगाल में एसआईआर में क्या हो रहा है, ममता बानो क्या कर रही है, मरीच झापी एक जगह है, उसको गूगल कीजिएगा, क्योंकि बंगाल पर जब हम बात करेंगे तो वहीं से शुरुआत करेंगे। जी सर। मैं दर्शकों को बता दूं, मरीच झापी में ब्लड आइलैंड, द ब्लड आइलैंड, दीप हल्दर ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, उसके बारे में बहुत डिटेल्स है। जब हम बात करेंगे तो मैं उस पर ज्यादा डिटेल से आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं पिछले चुनाव में वहां जा रहा था। जी, तो केवल उस नाम को याद रखिए। हम वामपंथ से इतनी उत्कट उत्कट घृणा, इतनी जुगुप्सा मुझे इसीलिए है क्योंकि ये आदमी नहीं है, आदमी के वेश में ये हैवान है, जीती जागती हैवानियत है, और इनके अंदर इंसानियत के प्रति कूट कूट कर विरोध, नफरत और हृदयहीनता भरी हुई है। तो जब इंसान ही नहीं रहेगा, जब मानव ही नहीं रहेगा, तो फिर सनातन कहाँ से बचेगा? और इनकी दोस्ती किससे है वो भी आप जानते हैं, उनकी क्या विचारधारा है उस पर भी हम सभी विषयों पर बात करेंगे। लेकिन केरल की इस घटना से हमें ये सबक तो जरूर ही मिलता है कि हिंदू देर से ही सही, लेकिन अगर थोड़ी सी आंख खोल दे तो इन राक्षसों को हराया जा सकता है। सर, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों श्रोताओं, व्यालोक वाणी को आप अपना स्नेह और प्रेम इसी तरह देते रहिए, बड़ा अच्छा लगता है आपके स्नेह में भीगना। और पुंडीर सर का न्यूज पॉइंट है, धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट, आपने इन्हें टीवी पर देखा है, सब पर देखा है। ये बार बार भागना चाहते हैं, हम लोगों ने इनको पकड़ के रखा है कि नहीं अब नहीं जाना है चैनल से। खैर सर खुद भी नहीं जाना चाहते हैं, तो इनके चैनल पर जाइए, बड़ी अच्छी अच्छी चर्चाएं और बड़ी अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेंगे। इसी के साथ फिलहाल दीजिए विदा, एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।